महफूज विला की रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी। रात के बढ़ रहे अंधेरे में जगमगाता वह बंगला शहर की कोई आलीशान अजायबी जैसा प्रतीत हो रहा था। आज की बात और थी। बंगले के साथ आसपास के सारे इलाके को रोशनी से जगमगाया गया था। क्यों ना हो, सुल्तान की जागीरी के एकमात्र वारसदार खलील का आज निकाह हुआ। पूरे शहर में एक सम्माननीय व्यक्ति माना जाने वाले सुल्तान ने अपने शौक से आर्मी ज्वाइन की थी। न जाने कितनी बार मौत को चकमा देकर वापस वो लौट आया था। जब वह रिटायर हुआ तो उसके शरीर पर गोलियों के 40 साबुत निशान थे। खलील जैसे सुल्तान की ही प्रतिकृति था। सांवला सा रंग, गोल चेहरा और झील सी आंखें कयामत दा रही थी। उसकी लाइफस्टाइल सबसे हटकी थी। अपनी मर्जी के मुताबिक वो जीता था। एक राजकुमार जैसी उसकी जिंदगी थी। बीन मांगे सब कुछ उसे हासिल था। गुलशन से निकाह भी उसकी अपनी मर्जी थी। सब कुछ कितना जल्दी हो गया था। वो तो न जाने कितने दिलों का अरमान था। जब वो अपनी खोली बॉडी की लिनिया लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकलता था तो लड़कियां उसकी एक झलक को तरस जाती थी। सुनहरे घोंघराले बाल उसके आकर्षण में इजाफा कर रहे थे। मगर सबका दिल तोड़कर उसने गुलशन को छूना था। गुलशन खुदा के दरबार से निकाल वो नायाब हीरा थी जिसे तराशने में मेरे रब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बदन में संगमरमर सी लज्जत थी। चंद्रमा के तेजपुंज जैसी चमक उसके रूप में थी। कोई अप्सरा की भांति गजब का नूर था उसके चेहरे में। और उस नूरानी चेहरे ने खलील के दिलो दिमाग में ऐसी खलबली मचाई कि आखिर उस नूरेंजर को अपनी नजरों का सुकून बना लिया। रात काफी हो चुकी थी। अब तक खलील को अपने दोस्तों ने नहीं छोड़ा था। सब तरह तरह की उससे मांगे कर रहे थे। वह कोई राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। बहुत ही महंगी सुवर्ण के तारों से बनी जाली वाली शेरवानी उसने पहनी थी। उसके हाथों में किसी ब्रांडेड कंपनी का महंगा स्मार्टफोन था जिससे वो बार बार वीडियो कॉल करके गुलशन को परेशान कर रहा था। एक बार गुलशन का मैसेज भी आ गया था, अब कितना तरसाओगे मेरे राजा। खलील ने रिप्लाई दिया था, बस सब्र से काम लो मेरे दिल की सूखी धरा में बहने वाले झरने। जानते हो ना मैं झरना हूं और आपने मुझे अपने दिल में बांधा। नहीं तो गुलशन, तुम वो झरना हो जो मेरी सूखी जमी को भिगोकर ताउम्र रखोगी ना? हाँ जी, आप चले आइए, आपको भिगोने की शुरुआत कर लो। दोस्तों के बीच भी गुलशन की बातें पढ़कर उसका दिल पसलिया से टकरा रहा था। उसके होठों पर शरारती हंसी उभर आई थी। भारी भरकम जेवरों में घूम रही औरतें किसी रजवाड़ी ठाठ की झलक दिखा रही थी। खलील अब गुलशन के पास जाने को बेकरार था, मगर दोस्तों को छोड़कर कैसे निकलता। कुछ सोच ही रहा था कि उसकी चचेरी बहनें गुलाब की तरह खिला हुआ मुंह लेकर उसके सामने पेश हुई। अब कितनी देर बैठे रहना है? चलो दोस्तों से कल बातें कर लेना, भाभी इंतजार कर रही है। कहकर दोनों ने खलील का एक एक हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। खलील ने अपने दोस्तों पर एक शरारती निगाह डाली और वह चल पड़ा। उसके दिल में खलबली मची हुई थी। गुलशन के दीदार को तरसता अपनी बेहया आंखों को झुकाकर वह चल रहा था। दोनों बहनों ने बेडरूम के पास लाकर उसे अंदर धक्का दे दिया। जरा सा लड़खड़ाकर खलील संभाल दरवाजा लॉक करके वो बेडरूम में दाखिल हुआ। फूलों से सारा कमरा सजाया गया था। तरह तरह के परफ्यूम से हवा महक रही थी। अपने बेड गुलाब के फूल बिछा दिए गए थे और उस पर मोगरे के श्वेत फूलों से दोनों के नाम अच्छी तरह लिखे गए थे। खलील देखता ही रह गया। जोधपुरी चुनरी के घूंघट से दो आंखें शर्म से लाल होती हुई खलील को देख रही थी। एक मासूम चेहरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टुकुर टुकुर देखती आंखों में झांककर खलील शायराना अंदाज में बोला, कतरेआम करके रखा है हमारे जिगर को, इस पहलू में संभालो सुकून आ जाए। ऐसा है क्या? घूंघट से कोयल की आवाज निकली। तो इतनी देर क्यों लगाई? खलील उफनते हुए रूप के जलवे को तराशता हुआ उनके करीब बैठा। आज कोई शिकायत नहीं, ना गीला कर, मिटने दे मेरी हस्ती इस तरीके से मिलाकर। शर्म से गुलशन लाल हो गई थी। उसके करीब बैठकर खलील ने जन्नत का नजारा करना चाहा। तब उसने अपने मुलायम हाथों से खलील को रोकते हुए कहा, गुलशन का नजारा दिखाएंगे, मगर कुछ चाहिए, हमें भी चाहिए। मांगो, इस जान से ज्यादा क्या मांगोगी? आपकी जान तो वैसे भी हमारी है, बस एक वादा करो। क्या? खलील ने हैरत से उस नाचीज को देखा। आज के बाद आप सिगरेट नहीं छोड़ोगे? खलील उसकी मांग पर हैरान रह गया। गुलशन का हाथ अपने हाथों लेकर उसने कहा, जिस दिन आपका यकीन टूटे, हमारी सांसें रुक जाए। हाय अल्लाह, ऐसा मत बोलो, आज के दिन भी मुझे रुलाओगे।
खलील ने उसे अपने सीने से लगाया। चांद से चेहरे की झलक पाकर उसका रोम रोम अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार था। उसने गुलशन की पलकें चूमी, फिर चेहरे को इत्मीनान से देखा। अपने हाथ से वह उसके अलंकार उतारने लगा। सारे गहने बारी बारी उतारे, फिर दुल्हन के जोड़े को उतारने उसकी पीठ की ओर झुका। साइड पर टेबल पर रखा दूध का ग्लास उठाकर गुलशन ने खलील के होठों पर लगाया। उसकी आंखों में देखता हुआ खलील दूध पीता रहा। दूध पी लेने के बावजूद उसकी आंखों में प्यास वैसे ही थी। गुलशन का जोड़ा उतार लिया। धीमे से उसने उसकी चोली सरका ली। उसके सब्र का बांध मखमली बदन को देखकर टूट गया। उसने अपने होठ वो शरबती होठों पर रखकर शिकायत मिटाने झुका कि एक जबरदस्त धक्का खलील को लगा। धक्का उसे गुलशन ने दिया था। एक ही धक्के में वो उछलकर बेड से नीचे गिरा। वो अविश्वास भरी निगाहों से गुलशन को देख रहा था। ये कैसा मजाक हुआ? वह अपनी जगह से उठने जा रहा था कि गुलशन चिल्लाई, मुझे छूने की गुस्ताखी भूल से भी मत करना, खाक में मिला दूंगी तुझे। ये तुम क्या कह रही हो गुलशन? तुम मेरी बीवी हो। खलील की बात पर जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो, ऐसे उसने मुंह से डरावनी हंसी निकली। खौफ खा बदतमीज, ये हुस्न तेरा गुलाम नहीं है। धड़ी भर पहले अपने लिए तड़प उठने वाली गुलशन का ये बदला हुआ रुख उसको हैरान कर देने वाला था। तेरे नापाक बदन को मुझ से दूर रख, छूना मत मुझे वरना। उसकी चेतावनी से खलील कांप उठा। गुलशन ने धक्का देकर खलील को नीचे पटक दिया था और खलील गुलशन में आए आकस्मिक बदलाव से काफी हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो अपने ख्वाबों की मल्लिका उससे अपनी जान लुटा रही थी, फिर अचानक उसको क्या हो गया? क्यों उसने ऐसी बात कही कि यह हुस्न तेरा गुलाम नहीं? अपने नापाक जिस्म को मुझसे दूर रख। वह खुलेआम धमकी दे रही थी कि अगर उसको छुआ तो खाक में मिला देगी। कुछ तो लोचा था। गुलशन कभी ऐसा बोल नहीं सकती, वह तो मेरी जान है। खलील सोच रहा था। कब से वह हुस्न की मल्लिका खलील के आगोश में सिमट जाने को बेताब थी। अपने यौवन की बेमिसाल दौलत को खलील के कदमों में रख देना चाहती थी। हुस्न के अमृत कुंभ का कतरा कतरा उसकी तृप्ति के लिए न्योछावर कर देना चाहती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। खलील भौचक्का सा रह गया था। वह डरते डरते फूलों से सजी हुई बेड पर बैठा। अरे तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? अचानक गुलशन का रुख पलटा। अब किस बात की देरी है? शर्म आ रही है आपको? अभी कुछ देर पहले तो शायराना अंदाज में मुझे अपने आगोश में भर लेना चाहते थे। मेरी रुसवाई तो आपसे पल भर भी सही नहीं गई। अब आ भी जाओ, इन नशीली आंखों में खो जाओ। एक खुला हुआ रूप कयामत ढा रहा है और आप हैं कि यह शरबती होठों के जाम पिए बगैर भूत बनकर बैठे हो। गुलशन खलील को फिर से खुला आह्वान दे रही थी, मगर कुछ देर पहले जो जलवा खलील ने देखा था, वह हरकत दोबारा होने की संभावना को नजरअंदाज न करते हुए खलील घबरा रहा था। उसका घोड़ा भरा भरा बदन खलील के मन को जला रहा था। कितना बदनसीब था उसका वक्त। एक और शबाबे हुस्न खलील की रूह से मिल जाने को तैयार था। खलील उस उफनते जलवे को छूने से घबरा रहा था। क्या हुआ है? खलील को लगा जैसे गुलशन को कुछ पता ही नहीं था। उसने जो हरकत की थी उससे वो बेखबर थी। फिलहाल वो गुलशन को कुछ कहना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने गुलशन को सिर्फ इतना कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेबी, जाओ, आज का दिन आपको बख्श दिया, मगर कल आपको नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन का इकट्ठा मजा लूटेंगे। खलील की बात सुनकर गुलशन का चेहरा फीका पड़ गया था। अब अचानक मेरी जान को क्या हुआ? मेरे जिस्म में आग लगाकर पलटी मार ली। मार डालोगे मुझे मेरी जान, ऐसे तड़पा तड़पा कर। पर ठीक है, आपकी तबीयत नादुरुस्त है तो आराम करो। वैसे भी गुलशन सिर्फ आपकी है, जब चाहो आप अपनी जिंदगी महका सकते हो। उसने खलील के तेजोमय चेहरे को चूमा। खलील विवश होकर उस गुलाबी मखमली अंग की मल्लिका को देखता रहा। उसके अंतः वस्त्रों से उजागर हो रहे वक्षस्थल की गोलाइया को देखता हुआ वो बेड से उठा। उसको डर था कि कुछ देर और गुलशन की बगल में बैठा रहा तो फिर अपने मन को रोक नहीं पाएगा, और अब दोबारा वो जलील होना नहीं चाहता था। सामने दीवार को सटाकर एक मखमली सोफा रखा हुआ था, जिस पर कोई सोना चाहे तो आराम से सो सकता था। खलील जब तकिया लेकर सोफे की ओर बढ़ा तो गुलशन नाराज हुई। अपनी नाराजगी उसके शब्दों में उभरी। जनाब, शायर साहब, आप मेरे पास बेड पर सो सकते हो। एतबार रखिए, रात में कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। फिर वह अपनी बेड पर ऐसे लेटी कि खलील का चेहरा अपनी निगाहों में रहे।
खलील भी न चाहते हुए सोफे पर लेटा था। दोनों ही एक दूसरे को उलझन के साथ देख रहे थे। गुलशन समझ नहीं पा रही थी कि अचानक खलील ने उससे दूरी क्या बना ली। और खलील सोच रहा था, मेरी गुलशन मेरी होकर भी मेरी नहीं थी। आखिर क्या राज था वो? तकरीबन रात के 1 बजे का वक्त था। अपनी सुहागरात के दिन अपनी बीवी अंता वस्त्रों में अबोध यौवन का खुला दीदार कराती लेटी हो, वहां उसे नींद कैसे आनी थी? वह करवटें बदल रहा था। काफी मशक्कत के बाद गुलशन अभी अभी सोई थी कि अचानक उसकी बॉडी में हरकत हुई। उसने अपने पैरों को मोड़कर घुटनों को ऊपर उठाया। खलील हैरत से गुलशन को देखने लगा। गुलशन के चेहरे पर नशीली मुस्कान थी। वो अपने पूरे बदन को बार बार मोड़ रही थी। फिर उसका मुंह खुला। उसने दर्द को महसूस किया, मीठे दर्द को जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो बार बार अपने पैरों को उठा रही थी। खलील उसकी हरकतें देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था, आतंकित हो उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुलशन अपनी बेड पर अकेली नहीं थी, कोई संबंधन में उसके साथ था और वो मदहोश होकर बाकायदा उसे साथ दे रही थी। खलील को काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हुई उसकी। सुहागरात की रंगीनियां खलील के लिए अभिशाप साबित हुई थी। अपनी जिंदगी की बेहतरीन रात को जैसे उसके मुकद्दर से किसी ने छीन ली थी। गुलशन अपनी सजी हुई बेड पर किसी के साथ हमबिस्तर थी। उसकी हरकतें काफी देर से खलील देख रहा था। खलील कितना बेबस था कि उस नजारे को देखने के अलावा वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो सारी रात करवटें बदलता रहा। खलील रात भर नहीं सोया। जब सुबह 4 बजे गुलशन थककर चूर हो गई। गुलशन इत्मीनान से अनजान बनकर सोई थी। शायद उसको वो भी पता नहीं था कि उसके सारे ख्वाब उसकी जिंदगी में आई बेहतरीन रात ने छीन लिए थे। एक ही रात में उसने अपने जिगर के टुकड़े को कोसों दूर कर दिया था। उससे ये अनजाने में ही हुआ सही, मगर बहुत तकलीफ हुई थी खलील को। तब खलील ने हिम्मत जुटाई। सोफे पर सोकर उसका बदन दर्द करने लगा था। वो आहिस्ता से उठा। कमरे में हल्की सी रोशनी मौजूद थी। खलील और गुलशन के लिए सजाई गई बेड पर कूच ले गए फूल जैसे खलील के बिखरे अरमानों की तरह तीतर बीतर हुए पड़े थे। अपनी बेड के करीब पहुंचकर वह गुलशन को टकटकी लगाए देख रहा था। खलील को उस पर रहम आ गया। कितनी बेरहमी और बर्बरता बरती गई थी उसके साथ। बेइंतहा मोहब्बत थी उसे खलील से, और वो मोहब्बत की वजह से ही खलील अपनी भीगी हुई पल के लिए जैसे अपने आप से नजरें चुरा रहा था। उसे अपने सीने से लगाकर चीखना चाहता था। आज अपनी ही नजरों में वो जैसे गिर गया था। अपनी गुलशन के खुले बदन को लिबास पहनाने वो उसके कंधे की ओर झोंका। वो सुकून से परिपूर्ण एहसास के साथ भरी नींद में थी। उसकी पलकों पर अपने होठ रखने खलील थोड़ा ऊपर उठा की। अचानक उसकी गोल बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं। इतनी बड़ी आंखें देखकर खलील ने घबराकर पिछेट कर ली। वो अपनी जगह पर बिना हाथ के सहारे ऐसे उठकर बैठी हो गई जैसे किसी ने उसकी पीठ पीछे से धक्का लगाकर बैठा दिया ना हो। खलील को धूरते हुए उसने मुंह से बोल फूटे, पाबंदी लगाकर रखता हूं मैं अपने नजराने पर, ये गुलशन भी मेरी, ये जलवा भी मेरा। क्या मतलब? अपने ही अंदाज में गुलशन को सुनना खलील के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। तू इतना नादान नहीं कि हर बात का मैं जिक्र करो। गैर की अमानत को छूने की गुस्ताखी न किया कर। गैर की अमानत? खलील गुलशन की आंखों में देख रहा था। यह बोलने का तरीका गुलशन का बिल्कुल नहीं था। सारा लहजा ही अलग था। खलील के सवाल पर वो हंसने लगी। उसकी हंसी बढ़ती रही। खलील भौचक्का सा उसे देख रहा था। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तू मुझसे सवाल पूछता है? तो सुन गुलशन, तेरी नहीं मेरी खातून है। मैं उसके साथ था और मेरा निकाह हो गया है तुम्हारे साथ साथ। खलील का चेहरा खौफदा हो गया। उसने गुलशन की बड़ी बड़ी आंखों के सामने डटे रहकर पूछा, मैं जान सकता हूं कि आप हजरत कौन है? जिन्नात हूं बूझदिल, तू अपनी औकात में रहना। याद रखना गुलशन अब एक जिन्नात की दुल्हन है, जिन्नात की दुल्हन। खलील देखता ही रह गया। वो कमर लचकाती हुई उठकर स्नानागार में घुस गई। उसकी तिरछी नजरें जानलेवा थी। खलील इस वक्त काफी परेशान था। गुलशन उसके होश उड़ाकर स्नानागार में चली गई थी। खलील शयन कक्ष में अपनी लाचार निगाहों से कमरे को देख रहा था। अपने शयन कक्ष को उसने खुद दिलचस्पी लेकर तैयार करवाया था। दीवारों का रंगाकर्षक और हल्का गुलाबी यह सोचकर रखा था कि मन में शांति बनी रहेगी और परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। बेड पर एक बड़ा गद्दा बिछाया गया था जिससे पति पत्नी के मध्य एकता एवं सामंजस्य बना रहे।
दोनों के बीच प्यार बना रहे, यह सोचकर लव बर्ड्स और मेड्रन डक्स की तस्वीरें अपने शयन कक्ष में खलील ने लगवाई थी। शयन कक्ष की दीवारें, पर्दे व आंतरिक साज सज्जा सभी गुलाबी रंग से रंगी थी, जिससे मन प्रफुल्लित रहता है। गोपनीयता शयन कक्ष का विशेष गुण है, अतः इसे आंतरिक एवं बाह्य व्यवधानों से मुक्त रखा गया था। इस कक्ष में ड्रेसिंग टेबल पूर्व दिशा में रखा गया था। शयन कक्ष में वस्त्रों को रखने के लिए अलमारी थी। अलमारी का मुख उत्तर दिशा में था। खलील का मानना था कि जिस अलमारी में कीमती आभूषण व नकदी आदि रखी जाए, उसके दरवाजे उत्तर की ओर ही खुले तो बेहतर होता है। लेकिन सब कुछ आज उसकी सोच के विपरीत हुआ था। उसकी सारी उम्मीदें तार तार हो गई थी। अपने आशियाने को जिस अरमानों से उसने सजाया था, वो सारे अरमा बिखर चुके थे और इस वक्त कमरे में मौजूद था दम घुटने वाला सन्नाटा। दीवारें चीख रही थी। पर्दों की सरसराहट कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। खलील ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान भी आएगा जो उसने गुलशन के साथ में संजोए ख्वाबों को राख में तब्दील कर देगा। उसने मसूरी और नैनीताल की 5 स्टार होटलें अपने हनीमून के लिए बुक करवाई थी। टिकटें कंफर्म थी। क्या क्या नहीं सोचा था उसने। जिंदगी के इन हसीन लम्हों को वो इस तरह जीना चाहता था कि वो पल अपनी जिंदगी में गुलशन और वो खुद ताम्र न भूले, पर कुदरत को शायद यह मंजूर नहीं था। खलील ध्यान से इस वक्त स्नानागार के डोर को देख रहा था। शावर बाथ ले रही गुलशन इस वक्त पानी की बौछार से काफी देर से जैसे खेल रही थी। पानी की बौछार की आवाज खलील के जहन में आग लगा रही थी। काफी देर हुई तो खलील से रहा न गया। वो कैसे उसके लिए बेफिक्र हो जाता, जबकि इस वक्त गुलशन को उसकी जरूरत थी। धीरे धीरे बिना आहट किए वो स्नानागार की ओर बढ़ा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। दिल धार धार करके पसलिया से टकरा रहा था। वह परवरदिगार से यही दुआ मांग रहा था कि गुलशन का कोई और रूप देखने न मिले तो अच्छा है। खलील जिन्नात से काफी हद तक डर गया था। वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि गुलशन उसके कब्जे में थी। उसके कहे अनुसार वो गुलशन से शादी करके आया था और खलील ने बहुत बुजुर्गों से सुना था कि जब कोई मुवक्किल किसी खूबसूरत औरत के शरीर में रहकर साथ साथ शादी के बंधन में बंध जाता है तो फिर उस औरत के शरीर में से उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। वह स्नानागार के डोर पर खड़ा था। इस वक्त उसने डोर को हल्का सा धक्का दिया। डोर खुला था। उसकी गुलशन बाथटब में मुंडी झुकाए पड़ी थी। टब में पानी उस पर बौछार बनकर गिर रहा था। उसका घोड़ा बदन भीगने का मजा लेकर फ्रिज हुए अकड़ कर पड़ा था। खलील उसे देखकर कर टूट सा गया। उसने तेजी से उसके गीले निर्वस्त्र बदन को उठाया और शयन कक्ष में बेड पर ले आया। उसकी सांसें चल रही थी मगर वो बेहोश थी। खलील टोवेल से उसका बदन पोंछने लगा। खलील ने देखा उसके होंठ भी अधिक मात्रा में सूजे हुए थे, जैसे उसके होठों को बार बार दांतों से काटा गया था। गुलशन की सारे बदन का यही हाल था। गुलशन को इस बात की भनक न लगे, ये सोचकर खलील ने अलमारी से उसके लिए येलो कलर का ड्रेस निकाला। साथ साथ गुलशन को अति पसंद नीला टाइप जीन्स लिया। तेजी से उसने ड्रेस पहनाया, फिर जीन्स पहनाने लगा। तभी वो कराहने लगी। कहा, हो आप? उसके होठों से दर्द भरी आवाज निकली। मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। खलील, ओ बेबी, मैं यही हूं तुम्हारे पास, घबराओ मत। उसने पलकें उठाई। उसकी आंखों में बहुत थकान थी, बदन टूट रहा था। उसने खलील को ध्यान से देखा। वह उसकी जीन्स चढ़ा रहा था। फिर उसने चौंक कर अपने कपड़ों पर नजर डाली। खलील, ये आपने क्या किया? रात को दर्द का बहाना करके सोफे पर सोए और मुझे नींद आ गई तो आपने मुझ पर रेप किया। मेरा सारा बदन टूट रहा है, थोड़ी रहम बरतनी चाहिए थी मुझ पर। मेरी गहरी नींद का आपने क्या जमकर फायदा उठाया है? खलील क्या बोलता? उसकी जबान तालू से जा चिपकती। उसने जो आरोप लगाया उसको मूक रहकर कबूल करना उसकी मजबूरी थी। आप जाओ यहां से, हमें अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन प्लीज। खलील तिलमिलाकर अपने शयन कक्ष से बाहर निकल गया। जिंदगी ने क्या खूब तजुर्ब दिए। अपनी ही लाश अपने कंधे उठाई। हमने खलील के दिल से जैसे पिघलता हुआ दर्द अल्फाज बनकर दिमाग को टटोलने लगा था। अपनी परछाई तुझको धोखा दे गई जिसे तू अपनी किस्मत समझ रहा था। खलील का दिल भी जैसे उससे बगावत पर उतर आया था। भीतर उठे झंझावात को दबोचकर खलील बाहर निकला। अब्बा के रूम के स्नानागार में घुसकर खलील ने स्नान किया। दबे पांव वहां से निकल रहा था तो सुल्तान ने उसे देख लिया। बरखुरदार, सब ठीक तो है ना?
ऐसे बिल्ली की तरह क्यों भाग रहे हो? अब्बू ने पकड़ लिया तो बिना हड़बड़ाए पहले से रेडी उतर खलील ने सलाम करते हुए दिया, अस्सलामुअलैकुम अबाजान। वालेकुम अस्सलाम। वो उधर गुलशन बात ले रही थी तो मैंने सोचा मैं भी अब्बू के कमरे का उपयोग करके रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, पर हम तुम्हारी जगह होते तो अपनी पत्नी के साथ ही बात लेते, कहकर सुल्तान हंसने लगा। खलील शर्म से झेप गया। अच्छा था कि अम्मी जान बाहर थी, वरना अब्बू की जरूर टांग खींचती। इधर आओ बैठे। सुल्तान ने एक अच्छे दोस्त की तरह खलील को अपने पास बुलाया। जी कहिए अब्बू जान। खलील अब्बा के बगल में बैठ गया, अपने चेहरे पर खोखली मुस्कान का मुखौटा चढ़ाकर। श्वेत पठानी कपड़ों में वो काफी आकर्षक लग रहा था, चेहरे पर खुदा का नूर उतरा था। देखो बेटे, सुल्तान ने खलील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम गुलशन को पहले से ही बेइंतहा मोहब्बत करते हो, और सबसे बड़ा सच भी यही है, अपना दिल जिससे जितनी मोहब्बत ज्यादा करता है, फिर कभी बात बिगड़ती है तो बुरा भी उतना ज्यादा लगता है। गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, सब कुछ प्रेम की अतिरिक्तता है। मोहब्बत करते हो इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना। अभी उसको तुम्हारी जरूरत है। यह समय ऐसा है कि जितना ज्यादा एक दूसरे को संभालोगे, आने वाले तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यही लम्हे अहम साबित होने वाले हैं। जी अब्बा हुजूर। वो अब्बा के गले लिपट गया। अपनी आंखों से जो बांध टूटने को तैयार था, उसे काफी मशक्कत से खलील ने रोक रखा था। कैसे बताता वो अब्बा को कि बात क्या थी। कितने खुश थे परिवार के सारे सदस्य, अब्बू, अम्मीजान, चाचा, चाची और चचेरी बहनें दुआ आलमीन। हर कोई उसकी शादी के माहौल से अभिभूत था। घर में बहुरानी की मौजूदगी से फिलहाल सबके चेहरे खिले हुए थे। वो किसी को इस वक्त अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई के जलजले से अवगत नहीं कराना चाहता था। सुल्तान की पारखू नजर ने यह ताड़ लिया था कि कोई तो बात दोनों के बीच ऐसी जरूर हुई है जिसके चलते खलील का चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। भले ही न कहे, उसका बाप हो, बीन कहे, सब समझ जाता हूं। फिर सुल्तान ने खलील की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बच्चे, सच्ची मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती, और जिसे नसीब होती है उसे उसकी कदर नहीं होती। आप जाइए और बहू को अपना फार्म हाउस दिखा करो। हाँ, तब तक मैं आपको एक और सरप्राइज देने वाला हूं जी अब्बा, कहकर खलील उनके कमरे से अपना मुंह छुपाता हुआ बाहर निकल गया। सुल्तान अपने बेटे की हालत देखकर काफी परेशान हो उठा था। पता नहीं क्या बात थी जो वो बताने से हिचकिचा रहा था। उसका पता लगाना पड़ेगा। वो बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कुछ मेहमान थे जो सोए हुए थे। खलील चुपचाप अपने कमरे में वापस घुस गया। कमरे में डरते डरते उसने कदम रखा। उसे डर था कहीं फिर गुलशन भड़क गई तो। स्नान करने के बाद कुछ थकान कम लग रही थी, मगर मानसिक परेशानी बढ़ गई थी। उसने सारे कमरे को ध्यान से देखा। पहली निगाह में कहीं कुछ अप्री कर नहीं लगा। बेड की चद्दर सलीके से बिछाई गई थी। कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था। कहीं गुलशन नजर नहीं आ रही। पर्दे हवा से सरसराहट कर रहे थे। वो खाली कमरे में नजरें घुमाकर बेड को टकटकी लगाए देखने लगा। उसे लगा जैसे कोई बेड पर बैठा उसे धोर रहा है, जबकि वहां पर कोई नहीं था। उसके मन में जिन्नात की भारी भरकम आवाज फिर से हथौड़े की तरह गूंजने लगी। उसके साथ साथ मेरी भी शादी हुई है उससे। अब गुलशन जिन्नात की दुल्हन है। उसकी आंखें डर के मारे सिकुड़ सी गईं। बाहर गैलरी में जाने वाले दरवाजे के पर्दे ज्यादा फड़फड़ा रहे थे। उसको दरवाजा खुला होने की भनक लगी। वो तेजी से पीछे गैलरी में निकलने वाले दरवाजे के करीब आया। दरवाजा खुला देखकर खलील को यकीन हो गया कि गुलशन वहां हो सकती है। खलील ने अपनी तसल्ली के लिए गैलरी में झांका। श्वेत ड्रेस पहनकर गुलशन खड़ी थी। उसके खुले सुनहरे बाल हवा से उछलकर बार बार चांद को ढकने की कोशिश कर रहे थे, और वह बार बार बालों को संभाल रही थी। व्हाइट ड्रेस में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। हवा का रुख इधर होने से उसके कपड़ों में लगे तरह तरह की इत्र की खुशबू आ रही थी। मोगरो गुलाब, जन्नतुल फिरदौस, इतनी सारी खुशबू एक साथ थी। बहुत से गहने गुलशन ने पहन लिए थे। खलील को हैरानी उस बात की थी। सुबह उसने अपने हाथों से गुलशन को जीन्स पर पीला ड्रेस पहनाया था। मतलब साफ था कि उसने जानबूझकर खलील पर रेप का आरोप लगाकर बाहर भगा देने के बाद बदल दिया होगा। खलील उसे चुपचाप पीछे से देख रहा था, और उसकी नजरें टिकी हुई थी दूर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर बने एक पुराने खंडहर जैसे महल पर। उसने पीछे देखे बगैर ही खलील से कहा, आओ खलील, देखो ना वो हरी भरी वादियां में खंडहर का नजारा कितना खूबसूरत है।
सुभा की कटुता मन में नहीं थी, ये देखकर खलील को अच्छा लगा। वो गुलशन के बगल में खड़े होकर वह खूबसूरत नज़ारे को देखने लगा। वाकई वो जगह सुंदर थी। हरियाली में पर्वतों के बीच धुएं की तरह बादल मंडराने लगे हैं। हाँ, बहुत सुंदर है आपकी तरह मैडम जी। गुलशन से डर जाने के बाद पहली बार वह उनसे खुलकर बात कर रहा था। आप मुझे वहां ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, कब जाना है? अभी अभी। खलील हैरत अंगेज नजरों से गुलशन को देख रहा था। इतने भोले चेहरे के पीछे एक चालाक दिमाग था जो अब शायद कोई गेम प्लान बना रहा था। बुजुर्गों से खलील ने यह भी सुना था कि जिन्नात को अक्सर श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है। अतर की खुशबू उनकी उपस्थिति दर्शाती है। खलील को कुछ कुछ समझ आ रहा था। गुलशन में आए बदलाव का राज क्या है? क्या खेल खेलने वाला था? खलील काफी परेशान था। गुलशन को वो पुरानी जर्जरित खंडहर जैसी हवेली दिखाने ले जाने का वादा कर चुका था। दूसरी तरफ वो गुलशन के मौजूदा बदलाव से आहत था। वो किसी और से नहीं पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त जिया को बात कर सकता था। वही कुछ इसका हल ढूंढेगी। यह सोचकर खलील ने कुछ भी बहाना करके जिया से मिलना ठीक समझा। अपनी सोच को अमलीजामा पहनाते हुए वो सीधा अम्मीजान के पास पहुंचा। वह किचन में थी। अस्सलामुअलैकुम अम्मीजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जल्दी उठ गए बेटे, अभी नाश्ता भी रेडी नहीं है? कोई बात नहीं अम्मीजान जान, पर आप जरा गुलशन को भी किचन में बुला लीजिए। जरा हम भी तो देखिए उसके हाथों में जादू है या नहीं। उसको रेडी हो जाने दो, फिर बुलाती हूँ। वो रेडी है, इधर आती ही होगी। तभी गुलशन आ गई। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आपके साहबजादे मेरी क्या बुराई कर रहे थे? वही कि मैं प्रेम की गिरफ्त में फंसकर तुम्हें उठा तो लाया, मगर कुछ खाना बाना भी अच्छा बना लेती हो या नहीं? हम तो बात यह है, क्या खाना चाहते हो? कुछ भी बना लो। आलू के पराठे? जी ठीक रहेगा। चलो अम्मी आप बाहर बैठो, इत्मीनान से मैं सब रेडी करके ले आती हूँ। गुलशन ने तैयार होकर किचन में घुसकर खलील और उनकी अम्मी जान को हैरत में डाल दिया। ठीक है, तब तक मैं भी दोस्तों से मिल लेता हूँ, नाश्ता करके फिर बाहर चलेंगे। हाँ, खलील ने जाते जाते कहा। जिया को मिले हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था। जब से खलील से गुलशन मिली थी तब से जिया ने खलील से मिलना जुलना बंद कर दिया था। आखिर क्या बात थी, खलील आज तक नहीं जान पाया था। जिया खलील की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो खलील का हमेशा बहुत ख्याल रखती थी। खलील गुलशन के साथ में सब कुछ भूल चुका था। वो भूल गया था कि कई और लोग भी हैं जो उसके बहुत करीब है। कई बार वो अपनी लिलिया में लॉन्ग ड्राइव पर निकलता था तो जिया उसके साथ होती थी। जिया अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, मगर दादा दादी ने बड़े प्यार से पाला था उसे। कभी एहसास नहीं होने दिया था कि वो बिन मां बाप की है। उसकी आखिरी मुलाकात के पल खलील के जहन और आंखें में उभर आए। क्यों रे बेवकूफ, मुझे क्यों याद किया? सुबह की किरणें उसके घोड़े चेहरे की रंगत बढ़ा रही थी। ब्लैक पंजाबी ड्रेस में वो कयामत ढा रही थी। उसकी सेहत काफी अच्छी थी, गाल भरे भरे थे। वो हंसती थी तो वह मखमली गालों में दीमपल पड़ते थे। उसकी हरपची पर चर्बी की वजह से दाढ़ी नीचे का हिस्सा काफी भारी लग रहा था। उसके सुनहरे बाल और खूबसूरत चेहरे की बहुत कुछ बोलती आंखें खलील के मन को भाती थी। अब ऐसे क्या देख रहा है खलील? मैं हूं, भूल गया मुझे? अरे नहीं मेरी नानी, आज लगता है जैसे चाँद जमी पर उतर आया। आई नो, उस पर शायरी मत करना। अरे हाँ मेरी माँ, बैठो हम लोग ड्राइव पर चलते हैं। अब उसको ले जाओ। किसे? खलील ने जिया के चेहरे पर जलन देखी। तुम्हारी नई दोस्त को। तुम नहीं आना चाहती तो उसको ले जाएगा। ठीक है, उसे ही ले जाओ और एग्जाम के वक्त उसकी हेल्प लेना। वह गुस्से से वहां से निकल गई। खलील उसकी अकड़ से हैरान था। तब वह उसके पीछे छुपे लगाव को समझ नहीं पाया था। वह अकेला ही गाड़ी का एक चक्कर लगाकर वापस लौट आया था। जिया मन ही मन खलील को बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर कभी उसके होठों पर वह बात नहीं आई थी। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनने तैयार बैठी थी, पर जिया की तरह कोई उसकी दोस्त भी नहीं बन पाई थी। गुलशन जिया की बेस्ट फ्रेंड थी। वो बहुत कम वक्त में खलील के करीब आ गई थी। उससे जिया काफी परेशान रहने लगी थी। उस वक्त एक घटना घटी जिसमें उसकी भी गलती थी। फिर वो नहीं चाहती थी कि इस बात की खलील को भनक भी लगे, और जिया की चुप्पी की सबसे बड़ी सजा आज खलील भुगत रहा था, जिसका जिक्र भी वो खलील से कभी नहीं कर पाई।
शायद अपनी गलती को छिपाने ही वो खलील से दूर रहने लगी। खलील ने गुलशन से शादी कर ली। तब जिया सब जानती थी अब क्या होने वाला है। अम्मी के पास पहुंची तो उसे देखते ही अम्मी ने पूछा, कहीं बाहर जा रही हो बेटी? हाँ माँ, जिया के घर जा रही हो। फोन पर बहुत हड़बड़ाई हुई उसकी आवाज थी। पता नहीं क्या बात हुई होगी। मेरी फिक्र मत करना, जल्द वापस लौटूंगी। रेनकोट पहनकर अपनी एक्टिवा पर वो निकल पड़ी। रास्ते में जगह जगह पानी भर गया था। लगभग 10 मिनट बाद गुलशन जिया के घर पहुंची तो जिया अपने कमरे में परेशान सी चक्कर काट रही थी। गुलशन को देखकर उसका चेहरा खिल गया। जिया की दादी अम्मी वही मौजूद थी। उन्हें सलाम करके वो जिया से मिली। बोल क्या बात है? चल बैठ। उसने गुलशन को सोफे पर बिठाया। अपने माथे से पसीना पोंछती हुई बोली, मेरे चाचा की लड़की है। 6 साल पहले शादी हुई है उसकी। संतान में उसको 5 साल की बच्ची है। फिलहाल वो अपने मैके में आई हुई है। तो मैं मम्मी के साथ उसे कल मिलने पहुंची। तब चाची ने जो बातें बताई वो मेरे लिए हैरत अंगेज थी। विश्वास करना भी मुश्किल था, पर बार बार एक जैसी घटना से चाचा चाची काफी डर गए थे। ऐसा क्या होता था? गुलशन को जानने की उत्सुकता हुई। चाय गुलशन को थमाते हुए चाची ने बात की दौड़ संभाली। उसकी छोटी बच्ची रेशम 2 दिन से किसी को देख डर कर चिख उठती थी और रोती हुई अपना चेहरा छुपा लेती थी। उसे चिखने की वजह पूछने पर वो अपनी उंगली से जिस ओर इशारा करती, वहां हमें कुछ नजर आता नहीं था, पर वो कहती है वहां श्वेत कपड़ों में कोई लंबा इंसान खड़ा है और वो उसे डरा है। उस बच्ची के साथ हो रहे बार बार ये हादसे को कोई समझ नहीं पाया था कि कल एक घटना ने चाचा चाची को झकझोर कर रख दिया। सुबह घंटा भर हो गया था, बच्ची चाची के पास थी, मगर काफी देर से उसकी मां नजर नहीं आ रही थी। फिर चाची को अचानक याद आया, घंटे भर पहले वो कपड़े सुखाने छत पर गई थी। वहां से वो चाची घबराकर भागी, सीढ़ी चढ़ने लगी। सीढ़ी के ऊपर छोर पर नजर पड़ते ही चाची की धड़कनें रुक गई जैसे। वहां चाची की लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। चाची चीखी। चाचा जी ने संभाल कर लड़की को घर में ले आए। तब से उसने बोलना छोड़ दिया है। किसी को भी जैसे पहचानती ना हो, ऐसे टकटक देखती रहती है वो सबको। आज उसे जलाली बाबा की मजार पर ले जाना है। चाचा चाची मान रहे हैं कि घर में कोई बुरी शक्ति का साया है। चाची ने अपनी बात खत्म की। गुलशन को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई बुरी शक्ति ऐसे परेशान कर सकती है। कब ले जाना है उसे दरगाह पर? गुलशन पूरा माजरा जानना चाहती थी। बस तुझे साथ लेना था, मैं तैयार हूं। चलो संभल कर जाना बेटी, जिया की दादी अम्मी ने दोनों के पीछे लपकते हुए कहा। गुलशन की एक्टिवा पर दोनों चाची के घर की ओर निकल पड़ी। तब गुलशन को पता नहीं था कि उसका इतना सत्संवर कर निकलना उसे कितने बड़े खतरे में डालने वाला था। जिया ने फोन करके चाची को बता दिया था कि हम आ रहे हैं। चाचा चाची लड़की को गाड़ी में लेकर तैयार बैठे थे। जिया और गुलशन जैसे ही वहां पहुंची कि फटाफट एक्टिवा खड़ी करके उनके साथ दोनों बैठ गई। लड़की चुप बैठी थी। उसको कहीं ले जाया जा रहा है उस बात की जैसे उसे भनक भी नहीं थी। सब बाबा की मजार पर पहुंचे। सब ने वुजू बनाया और फिर चाची लड़की को लेकर मजार के इर्द गिर्द 7 चक्कर घुमाने लगी। उसके हाथों से धागा मजार की जाली पर बंधवाया। फिर जब उसे वुजू के हौद से कोने कोने से उसको पानी पिलाया तो वो चीख उठी, मार डाला रे, मुझे मार डाला। उसके हलक से जैसे मर्दानी आवाज निकली, कौन लाया मुझे यहां? किसने मुझे यहां लाकर बांधा? जिया गुलशन के कान में फुसफुसाई, तुझे भूत प्रेत जिन्नात पर यकीन नहीं है ना, इसलिए तुझे मैं साथ लाई। लड़की में अभी असर मौजूद है, अपने फोन से शूट कर ले। पूरा माजरा घर जाकर सबको दिखाना। गुलशन को जिया की बात सही लगी। लड़की चिख रही थी, चिल्ला रही थी। गुलशन ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया। वह लड़की बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही थी, सबको खुली धमकी दे रही थी, मुझे यहां लाकर बांधने वालों को मैं बख्शूंगा नहीं, हलक से जबान निकाल लूंगा सबकी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर जिया डर रही थी। गुलशन के लिए तमाशा हैरान कर देने वाला था। लड़की के शरीर में जिन्नात हावी था। उसका मतलब यही था कि छोटी बच्ची को जो शख्स नजर आ रहा था वह जिन्नात ही था। यह बात साफ हो गई थी। उसने अपनी गर्दन हिला हिलाकर, बचाओ मुझे, बचाओ, मत जलाओ, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, ऐसे बचने की गुहार लगाई। लगभग आधे घंटे तक उसने हाजिरी भरी। उसको घर लाया गया। तब वह काफी हद तक ठीक थी।
उसकी आंखों पर से वजन हट गया था। वह चाचा चाची को पूछ रही थी कि आखिर उसको क्या हुआ था, क्यों उससे जलाली बाबा की मजार पर लाया गया था, मगर किसी ने उसे हकीकत से अवगत नहीं कराया। गुलशन अपनी एक्टिवा पर वापस घर लौट आई थी और अपने कमरे में बैठकर बार बार उस वीडियो को देख रही थी कि तभी एक खौफनाक घटना घटी। मोबाइल पूरा वाइब्रेट होने लगा, जैसे उसको लगा धुआं बनकर कुछ बाहर निकल रहा था। टकटकी लगाए वह देखती रही। एक पल के लिए उसको लगा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मोबाइल खराब हो गया है, मगर हकीकत कुछ और थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और कंधों पर कोई बैठ गया हो, ऐसे भारी वजन उसने महसूस किया। जब वह बेड पर लेटी तब उस बात से वह नावाकिफ थी कि उसके बदन को कोई सहला रहा था और ये सिलसिला कहां जाकर रुकने वाला था। मोबाइल से ऐसा शूटिंग करना उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रात के 12 बज रहे थे। अंधेरा जमी पर उतर आया था। गुलशन की अम्मी इधर उधर बेसब्री से घूम रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव मंडरा रहे थे। उसके मन में आज बेचैनी थी। 4-5 बार वो अपने शौहर को बता चुकी थी कि जब से गुलशन जिया के घर से वापस लौटी है तब से वो कुछ बदली बदली सी लग रही है। वहां से आने के बाद एक भी बार वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तब उनके शौहर ने 1-2 बार कहा भी कि थक गई होगी तो आराम करती होगी अपने कमरे में, पर अब बात आपे से बाहर थी। सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया था। रात को भी वो खाने पर नहीं आई तो उसकी अम्मी को टेंशन होने लगी। वह उसके कमरे के डोर तक पहुंची। 10 बजे उसे बुलाने आई थी। तब वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे आवाज लगाई पर वो उठी नहीं थी, मगर अब उन्हें टेंशन होने लगी थी। रोज रात को 11 बजे तक वो उठती भी, पर उसके फेवरेट प्रोग्राम देखती, उसके बाद खाना खाती, फिर सोती। पर आज क्या हुआ था उसे कि वहां से आने के बाद वो एक भी बार कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब गुलशन की मां ने देखा कि उसके कमरे का डोर अभी भी बंद है, उसे लगा कमरे से हल्की सी आवाज आ रही थी। इस वक्त उसके कमरे में कौन हो सकता है? उनके चेहरे की लकीरें तंग हो गईं। वो खिड़की की ओर बढ़ी। वो जानती थी कि खिड़की में एक छोटी सी झुर्री है जहां से भीतर का नजारा देखा जा सकता है। खिड़की के पास पहुंचकर पर्दा हटाकर उन्होंने अपनी नजरें उस छोटी सी झुर्री पर सटा दी। भीतर का नजारा देखकर एक बार वहां से उन्होंने आंखें हटा ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अपनी तसल्ली के लिए फिर से वो देखने लगी। वही नजारा था। अपनी बेड पर गुलशन बिल्कुल निर्वस्त्र पड़ी थी। उसके दोनों हाथ किसी ने जकड़ रखे हो, इस तरह ऊपर की ओर फैले हुए थे। दोनों पैर भी विरुद्ध दिशा में फैले थे और उन पैरों में हल्की हल्की हिलचाल थी। गुलशन दर्द से बार बार कराह रही थी। उसके होंठ बार बार खुल रहे थे, सिकोड़ रहे थे। उन्हें समझते देर न लगी कि गुलशन के साथ क्या हो रहा था। उसके बिस्तर पर गुलशन के साथ जरूर कोई था। वो किसी साई के साथ हम बिस्तर थी। या अल्लाह! उनके मुख से दर्द निकला जैसे। ऐसी बात अपने शौहर को वो बता नहीं सकती थी और अपनी बच्ची को इस हाल में उसके बाप को दिखाना बड़ी शर्म की बात थी। इसलिए इतना कुछ देखने के बाद भी वो कसमसा कर रह गई। उनको नींद नहीं आ रही थी तो उनके शौहर ने कहा, क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? वो शायद जिया के घर से खाना खाकर ही आई होगी, इसलिए वो खाने पर नहीं आई। डोंट वरी। पर वो शौहर से क्या कहती? यही कि जाओ अपनी बच्ची को जाकर देखो कैसे तड़प रही है वो और क्या हो रहा है उसके साथ। वह चुप हो गई थी, जैसे गहरी सोच में डूब गई हो। अब बच्ची को कैसे बचाया जाए, वही सवाल उनके मन में खटक रहा था। गुलशन की अम्मी वो नजारा देखकर खौफजदा हुई। जैसे पलटी वैसे ही उसकी सांसें रुक सी गई। चिकना था फिर भी हलक से चीख न निकली। वो क्या देख रही थी? तौबा! ठीक उसके सामने गुलशन खड़ी थी। गुलशन की अम्मी को एक बार कमरे में देखने की जिज्ञासा हुई, पर उसकी हिम्मत ना हुई। गुलशन का नग्न देह उसकी आंखों में चुभ रहा था। किसी और ने गुलशन को इस रूप में देख लिया तो? फिलहाल इस वक्त उन्हें डर गुलशन से लगा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी अम्मी को देख रही थी। क्या देख रही हो बुढ़िया? अपनी बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर गुलशन की मां तिलमिला उठी। उसकी जबान तालू से जा चिपकी थी। उसके मुंह से गेंगे फेंफे होने लगी। गुलशन इस वक्त जैसे होशो हवास में नहीं थी। वो आगे बढ़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में झांकने की? गुलशन की मां हड़बड़ाकर पीछे की ओर भागी। गुलशन उसका पीछा करने लगी। उसकी मां काफी हद तक घबरा गई थी। गैलरी में लैंप की मध्यम रोशनी थी। इस वक्त किसी को भी ना देखकर गुलशन की मां को लगा
जैसे अब ये जान ले लेगी। वो अपनी जान बचाकर आगे के कमरे में घुस गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। ये कमरा पूरी तरह खाली था। एक बेड थी, 2 बड़े बड़े सोफे थे, दीवारों पर पर्दे की सरसराहट थी और जान लेने वाला सन्नाटा था। दरवाजे को चटखनी चढ़ाकर वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। डर उस पर इस तरह हावी था कि वो बार बार पूरे कमरे में नजरें घुमा लेती थी। उसकी बेटी अब कोई 5वीं शक्ति के शिकंजे में फंसी थी। वो किसी को पहचान नहीं रही थी। किसी की भी जान लेने पर वो आमदा थी। उसका भरोसा करना मतलब मौत को जानबूझकर दावत देना था। गुलशन की माँ बड़ी कश्मकश में थी कि कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकला जाए। वो नजरें गड़ाए बाहर मौजूद हो सकती है। कोई और आ गया तो गुलशन उन्हें भी अपने लपेटे में ले सकती थी। इस वक्त उसके रास्ते में जो भी आए वो बख्शने वाली नहीं थी। गुलशन की मां ने हिम्मत करके फिर से दरवाजा खोला। गैलरी सुनसान थी, कोई भी चहल पहल नहीं थी। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। गुलशन की मां को इस वक्त दौड़ लगाकर अपने कमरे में घुस जाना ठीक लगा। वो भागी जैसे अभी भी उनके पीछे भूत पड़ा ना हो। वो अपने कमरे में घुसी कि उसकी रूह डर से कांप उठी। उसके सामने बड़ा ही खौफनाक दृश्य मौजूद था। वो अपनी जगह पर ही कांपने लगी। कुछ बातें जिंदगी में अचानक बनती है और हमने जो कभी सोचा भी ना हो ऐसी होती है। गुलशन की अम्मी के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बेटी की चिंता में उसका पीछा करना अपनी जान के लिए खतरा भी बन सकता है और कुछ भयानक हादसों की वो शिकार भी हो सकती है। अपनी जान बचाकर वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो कमरे का नजारा देखकर उनके हलक से चिख निकली। उनकी चिख सुनने वाला अब कोई नहीं था। सामने ही उनके शौहर का गला दबोचकर गुलशन बैठी थी। उसको नग्न देखने से पहले उन्हें नींद में ही गुलशन ने राक्षसी ताकत लगाकर उनकी सांसें छीन ली थी। उनके शौहर की मुंडी एक और लुढ़क गई थी। उसके चेहरे पर विजयी चमक थी। वो अपनी मां को कातिलाना निगाहों से घूर रही थी। मैं जानती थी बोरिया, तू छटपटाती हुई अपने शौहर से चुगली करने जरूर आएगी। तू कुछ कर पाती उससे पहले मैंने सारा खेल ही खत्म कर दिया। ये तूने क्या कर दिया मेरी बच्ची? पहली बार वो सिसक पड़ी। बच्ची नहीं हूं मैं तेरी, जिन्नात हूं मैं। एक मुवक्किल मुझको तेरी बेटी लेकर आई है और अब उस पर मेरा दिल आ गया है। उसको छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहता। शादी करना चाहता हूं उससे और तेरी बेटी को मेरी दुल्हन बनाना चाहता हूं। मेरी इस ख्वाहिश को तो पूरी करेगी, वरना तेरा भी हश्र यही होगा। बोल करेगी ना पूरी मेरे दिल की तमन्ना। उसके बोलने का तरीका सपाट और इतना सख्त था कि वो मना नहीं कर पाई। उसने अपनी मोड़ी हिलाई। वह अपनी बेबसी पर रोने लगी थी। अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अब उसकी लाइफ उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। ऐसा अभिशाप जिसने उनकी सारी खुशियां को तबाह कर दिया था। उनके जीवन में थी सिर्फ चिखे, कानों के पर्दे चीरने वाली गूंजे जो सिर्फ उन्हें सुनाई दे रही थी। कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। तू मुझे खुश रखेगी तो तेरी जिंदगी मैं बख्श दूंगा। बस तू अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कर, मैं अपना मकसद पूरा कर लूंगा। तेरे शौहर का मरना तेरे लिए बड़ा सदमा हो सकता है, मगर बात को संभाल कर अब तुझे अपनी बेटी की विदाई के बारे में सोचना है, समझी? गुलशन की मां सहीम कर रह गई। उसने आंखों से ही सहमति में सिर हिलाया। फिर गुलशन वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसका शारीरिक सौंदर्य ही उसके लिए मुसीबत हुआ था। गुलशन की मां उसके बदन को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। गुलशन की अम्मी अपने शौहर की डेड बॉडी से लिपटकर फपक रही थी। इस वक्त कौन उनकी मदद को आता? खौफ की गिरफ्त में उनकी सांसें फंसी थी। वो बार बार अपने शौहर की निर्लेप चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए आर रो रही थी। वो समझ चुकी थी कि जिन्नात की हरकत के बारे में जब अपने पति को इत्तला करने के इरादे से निकली तब जिन्नात बात को ताड़ गया होगा, वरना उनका शौहर जिंदा होता। अपनी ही गलती की वजह से उन्होंने अपने शौहर की जान गंवा दी। अब रोने से भी तो कुछ फायदा नहीं था। अब वह सोच रही थी कि इस वक्त टूटना नहीं है बल्कि हिम्मत से काम लेना है। इस मौत के बारे में देवर जेठ के फैमिली को अवगत कराना जरूरी था, पर कैसे? आखिर क्या कहेगी उन लोगों से? यही कि अपनी ही बच्ची ने उनका गला दबा दिया। नहीं, मुझे इस मौत को आम मौत साबित करना होगा। कोई झूठी मूठी कहानी पेश करनी होगी जिससे सबको अपनी बात पर एतबार आ जाए और जल्द ही इनकी दफन विधि खत्म हो जाए। जिन्नात ने गुलशन से शादी का मन बनाया है। इसके लिए अब वो कोई बखेड़ा करने वाला नहीं है। पर गुलशन के लिए अच्छा लड़का कहां से ढूंढूंगी मैं?
गुलशन को ही पूछना पड़ेगा। उसको कोई लड़का पसंद होगा, उसके साथ निकाह कर देंगे। वो अपने शौहर की लाश को गोद में लेकर बेटी के निकाह के बारे में सोचने वाली दुनिया की पहली औरत होगी। क्यों कि जिन्नात की बात को टालने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। उसने अपने पति को ठीक से सुला दिया। जो होगा सुबह देखा जाएगा। मगर अभी लाश के पास सोने से भी मन घबरा रहा था। पर क्या करती, सोना तो था ही। भले ही नींद ना आइए, पर यह कयामत सी रात निकालनी थी। डेड बॉडी के पास रहकर वो बेड के सामने रखे सोफे पर पसर गई और अपनी रक्तिम आंखों से खौफजदा होकर पूरे कमरे को देखने लगी। अब भी धड़कने तेज थी। कहीं गुलशन वही रूप में दोबारा यहां ना आ जाए। गुलशन की हालत भी तो अच्छी नहीं थी। जिन्नात ने उस पर कब्जा कर रखा था। मैं बार बार उसे इसलिए टोकती थी कि वो इतना सज-धज कर कहीं बाहर ना जाया करे, पर वो कहाँ किसी की सुनती थी। मेहदी और इत्र तो जिन्नात की पहली पसंद है। बहुत जल्द वो उससे हावी हो जाता है। इंसान के शरीर में प्रवेश करना इनकी वजह से आसान हो गया। पर अब कुछ है नहीं हो सकता। खैर, अब वो किसी को बकरा बनाएगा, शादी करवाएगा और फिर उसकी जिंदगी भी खुद बर्बाद करेगा। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ है नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे बोलने से मेरी जान जाएगी। अपनी शादी में वो रुकावट नहीं आने देगा। बड़ा ही शातिर दिमाग है उसका। और मुझे अभी मरना नहीं है। चुप रहना ही बेहतर है। जो करेगा जिन्नात करेगा, वही रास्ता दिखाएगा। उसने चैन की एक लंबी सांस ली और वो अपने शौहर की लाश को देखती रही। फज्र का वक्त था। सारी रात गुलशन की अम्मी ने बैठकर गुजारी थी। अब नाटक को अंजाम देने का वक्त था। इस वक्त उसके देवर जेठ का परिवार नमाज के लिए उठ जाया करता था। सोच समझकर वो चिल्लाई, गुलशन! हाय रे गुलशन, देख तेरे अब्बू को क्या हो गया। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अम्मी की चिल्लाहट सुनकर गुलशन भागकर बाहर आई। अपने पिता को निश्चित पड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब्बू, मेरे अब्बू, ये आपको क्या हो गया? कहकर वो जोरों से चीख कर रोने लगी। गुलशन जिस तरह से रो रही थी, उसकी अम्मी को समझ में आ गया कि रात की घटनाएं उसके दिमाग से बाहर थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। दोनों की रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर बगल वाले मकान से देवर देवरानी जेठ जेठानी बौखलाए हुए आ गए। दोनों भाइयों ने हाथ की नस देखी और धड़कन चेक की। फिर दोनों ने आंखों के इशारे से सारा माजरा समझ लिया और अपनी बीवियों को, गुलशन और उसकी मां को संभालने में लगा दिया। सब कुछ अपनी सोच के अनुसार होता देख गुलशन की मां को भीतरी उचाट थोड़ा कम हो गया था। अपने शौहर के मरने का सदमा था, और सबसे बड़ा सदमा तो उसके सामने ही मौजूद था, जिसके बारे में वो भूलकर भी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसके शौहर की मृत्यु का मस्जिदों में ऐलान करवाया गया। जनाजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। बहुत अच्छे और मिलनसार स्वभाव होने के कारण जिन लोगों ने उनकी मृत्यु के बारे में सुना, लोग आते गए, क्योंकि उनका अच्छी भली सेहत में आकस्मिक गुजर जाना नजदीकी लोगों के लिए असह्य आघात जैसा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सारे परिवार में मातम का माहौल था। गुलशन अपने बाप की हत्या करके अब बिलक बिलक कर रो रही थी, और वो लम्हा भी आ गया जब एक बेमौत मरी इंसान का जनाजा उठा लिया गया। रुखसत होते शौहर को गुलशन की मां ने आखिरी बार देखा। जब सारे लोग चले गए, तब गुलशन ने अपनी मां का हाथ थामा। हाथों में कड़ापन महसूस होते ही उन्होंने घबराकर गुलशन को देखा। कुछ वक्त पहले जो गुलशन रो रो कर अपना आपा खो रही थी, वही गुलशन इस वक्त बड़ी बेहयाई से मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा था, जो गुलशन पर हावी होकर सब कुछ करवा रहा था। और भी न जाने कितने वैश्य रूप इसके देखने बाकी थे, लेकिन प्रेम कहानी तो इस हादसे से पहले शुरू हो चुकी थी, जिसका जरा भी अंदेशे से गुलशन की मां अलिप्त थी। वैशाखी हवाओं का तपता हवामान शरीर को जला रहा था। गर्मी का मौसम उसके लिए हमेशा त्रासदायक था। शहरों के मुकाबले गांव का विकास मंद है, फिर भी गांव बड़े बड़े कस्बों में बदल रहे थे। गुलशन को उसने पहली बार कॉलेज में देखा था। गुलशन के रूप का निखार उस पर हावी था। जन्नत की कोई हूर धरती पर रास्ता भूल गई हो, ऐसे देहवैभव ने खलील को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मन ही मन उसने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में अगर कोई साथी होगा तो वो गुलशन ही होगी। एक बार कॉलेज से वापस लौटते वक्त उसने अपना बुलेट सड़क पर चल रही गुलशन के करीब रोका। कॉलेज में निरुपद्रवी इमेज की वजह से कोई भी उससे घबराता नहीं था। चलो, आपको छोड़ देंगे, आपसे 2 बात कहनी है। बाकी खलील के बुलेट पर पीछे बैठने की किसी की औकात नहीं। ऐसा है क्या? गुलशन भी अपने बड़बोले निखालस नेचर से
लड़कों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। कुछ भी बोलने में उसे शर्म नहीं आती थी। न जाने कितने मजनुओं को उसने करारा जवाब दिया था, पर खलील की बात ही कुछ और थी। उसकी भाववाही नीली आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने का सामर्थ्य रखती थी। अगर मैं आपकी मेहरबानी का इनकार करूं तो? गुलशन ने खलील को शरारती नजरों से देखा था। गुलशन ने अपने अकड़ू मिजाज में खलील को सुना दिया, अगर मैं आपकी मेहरबानी का इनकार करूं तो? तुम कर सकती हो, मगर मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी। खलील ने भरपूर आत्मविश्वास से कहा। इतना यकीन है? खुद से ज्यादा। खलील ने गुलशन की आंखों में झांकते हुए कहा था। ओह! गुलशन जानबूझकर खलील को छेड़ रही थी। वो मन ही मन खलील को पसंद करती थी और अब उसे यकीन हो गया था कि खलील भी वही महसूस कर रहा है जो वो महसूस कर रही थी। उसने अब देर न करते हुए खलील के पीछे बैठ जाना ठीक समझा। खलील ने इत्मीनान से बुलेट भगाया। उसने कसकर खलील को पकड़ लिया। डर गई? खलील ने शरारत करते हुए कहा। नहीं तो, मैं तो जानबूझकर चिपकी हूं। देख रही थी काफी लड़कियां इस तरह चिपक जाती है, वो कैसा फील करती होंगी। खलील समझ गया, ये टांग खींचने में अपनी भी नानी है। रास्ते में पेड़ और हरियाली सभर एक टर्न पर उसने बुलेट खड़ा कर दिया। सामने ही कलकल निनाद करती एक नदी थी। नदी पर ब्रिज बना हुआ था। हरे भरे पेड़ थे। स्वच्छ हवाएं अपना जादू सांसों में भर रही थी। वह गुलशन का हाथ थामे नदी के तट पर पहुंच गया। नदी के बहाव को दोनों देख रहे थे। एक नदी दोनों के भीतर बहने लगी थी, जिसकी उफनती लहरें दोनों को भिगो रही थी। अपने उछल रहे दिल पर काबू करते हुए उसने कहा, अब बोलो भी, क्या कहना था आपको? खलील ने गुलशन की आंखों में लज्जा साफ देखी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। पिंक सलवार कुर्ता उस पर बहुत जच रहा था। कंधे पर लटक रहा दुपट्टा हवाओं का बहाना ओढ़े बार बार उसके गुलाबी होठों को छूने की जिद करके फूदक रहा था। उसकी बोलती आंखों में झांकते हुए खलील ने कहा, सुनना चाहोगी? हम बेताब है सुनने को। तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों, आपको शर्म आती है? हाँ, खलील ने झूठा रोष प्रकट किया। गुलशन ने अपनी आंखें मूंद ली। खलील अपने चेहरे को उसके मुंह के करीब ले गया। उसकी नरम सांसें कुछ पल महसूस करता रहा। वो बेताब थी। उसकी सांसें अनियमित होने लगी थी। धड़कने अपने वजूद का एहसास गुलशन के उछल रहे सीने से साफ बयां कर रही थी। एक भी लफ्ज बोले बगैर उसने अपने होठों को गुलशन के कांप रहे अधरों पर लगा दिया। एक किस हल्के से जैसे उसकी रूह को छू गई। कुछ भी बोले बगैर गुलशन ने खलील को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बंद थी, दिल धड़क रहा था और भीगी सी आवाज में वो कह रही थी, हमें कभी छोड़कर कहीं मत जाना खलील, हम मर जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा हुआ आपने हमें एहसास दिला दिया, वरना हम तो तुम्हारे इंतजार में ही घूट घूट कर मर रहे थे। हम आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं गुलशन। खुदा ताला को साक्षी मानकर हम आपको वचन देते हैं, ये हमारी सांसें हमेशा आपकी तलबगार रहेगी। हम जिएंगे आपके लिए और मरेंगे। गुलशन ने अपना हाथ खलील के मुख पर रख दिया। फिर कभी ऐसी बात मत करना। उसकी आंखें भर आई थी। आज दोनों ने जैसे सारा जहां पा लिया था। कुछ भी तो कमी नहीं थी, जैसे सब कुछ अपना था। ये धरती, ये नजारे, ये अंबर, ये तारे, सब कुछ। वो दोनों सुकून से एक दूसरे को ऐसे सीने से लगाए खड़े थे जैसे अब आखिरी सांस तक जुदा होना नहीं था उन्हें। फिर क्या था, खलील और गुलशन दोनों का बार बार मिलना आम हो गया। प्यार का वो असीम एहसास था जो जिंदगी को संवारने का हुनर रखता था। पर उन्हें क्या पता था कि यही साथ उनके लिए दोनों के बीच की दूरी में बदलने वाला है। सुबह जब गुलशन के अब्बू को दफना दिया गया तो सबसे अधिक खुशी गुलशन के चेहरे पर उसकी अम्मी ने देखी। उसके चेहरे पर नजर आने वाली रहस्यमय मुस्कान किसकी थी? वो गुलशन की अम्मी समझ चुकी थी। पूरा दिन वो हंसी गुलशन की अम्मी को छोपती रही। हर वक्त वो उससे बचकर रहती थी। घर में चूल्हा नहीं जलाया था। अपने देवर जेठ के घर से खाना भिजवा दिया गया था। माँ बेटी दोनों ने वही खाया। घर पर बैठने आ रहे मेहमानों के बीच भी गुलशन की अम्मी खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। दिन भर गुलशन की अम्मी यही सोचती रही कि कभी ये दिन ढले ही नहीं और रात ही ना हो। पर सब उसकी सोच के मुताबिक तो होना नहीं था। रात का वक्त था। पर्दे का आज उनका पहला दिन था। मोहल्ले की औरतें देर रात तक घर पर बैठी थी। वो तो किसी को अपने घर जाने देना नहीं चाहती थी, पर ऐसा संभव भी तो नहीं था। और किसी को रोक भी लेती तब भी जिन्नात के खौफ से कौन बचाता।
उसे वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता था। वो अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। अब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, सो जिस कमरे में बैठी थी वही जमीन पर सो गई। वो जानती थी रात के वक्त गुलशन के कमरे में जाना ठीक नहीं था। अगले दिन बड़ी मशक्कत से अपनी जान बचाकर भाग आई थी वह। जब तक कुछ रास्ता नजर नहीं आता, चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। बुराई हम पर छा जाती है तो एक बार मौका अच्छाई का भी आता है। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं, जरूर वही इस जाल से निकालेगा। यही सोचकर गुलशन की अम्मी एक एक पल गुजार रही थी। आंखों से नींद उठ गई थी। 1 बजे के करीब एक जप्पी लेकर उसने आंखें बुदबुदाई तो उसके बिल्कुल करीब गुलशन बैठी थी, वही निर्जीव सी आंखें लिए। उसके बदन पर इस वक्त वस्त्र नहीं थे। इस बात की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। गुलशन की अम्मी का दहशत से बुरा हाल था। क्या सोच रही थी बुढ़िया? गुलशन की अम्मी के सामने ही वो अपनी आंखें तरेर कर बोली थी, कुछ नहीं, बस नींद आ गई थी। वो मिमियाई सी बोली थी, अपना वादा याद है ना? मैं तेरी बेटी को अपनाना चाहता हूं और तू मुझे साथ देने वाली है। जानती हूं, पर अभी कुछ दिन ठहरना पड़ेगा क्योंकि मैं इज्जत के दिन गुजार रही हूं। फिलहाल गुलशन की शादी की बात ऐसे वक्त में सबके सामने नहीं रख सकती। बात तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इंतजार करना नहीं चाहता। क्यों अब गुलशन से नहीं मिलते? मिलता हूं, वो मेरी ही है, पर निकाह से मैं उसे हमेशा के लिए अपनी बना देना चाहता हूं, जिससे खुदा भी हमें जुदा करने से 10 बार सोचे। बस तू अपने देवर जेठ के आगे गुलशन के रिश्ते की बात रख दे। पर लड़का, गुलशन की अम्मी अब संभल गई थी। अपनी बेटी से ही पूछ लेना, बकरा तैयार है? या अल्लाह, वो घबरा गई थी। कौन होगा वो बदनसीब जिसकी जिंदगी इम्तिहान के द्वार से गुजरने वाली थी? जिन्नात गुलशन की अम्मी को बता रहा था कि गुलशन किसी लड़के को जानती है जो उसे काफी पसंद करता है। ठीक है, उसे लड़के के पेरेंट्स से भी मिलना होगा ना? तब जिन्नात ने जिक्र किया कि लड़के की माँ तुम्हारे पास बैठने आने वाली है, उसके सामने ये बात रख देना। वो मना नहीं कर पाएगी क्योंकि वो दोनों पति पत्नी के लिए अपने बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, गुलशन की माँ ने हामी भरी। लड़की की माँ को मिलने से पहले अपनी देवरानी जेठानी को बुलाकर अपनी सेहत नादुरुस्त है बताना, सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलकर कहना कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। माँ अपनी बच्ची के जल्द से जल्द हाथ पीले कर देना चाहती हो। इससे कोई तुम्हारी बात का विरोध नहीं करेंगे। बस यही चाहेंगे कि सिंपल तरीके से वक्त की नजाकत को देखते हुए निकाह किया जाए। ठीक है, जिन्नात ने पढ़ाई हर बात को जैसे गुलशन की अम्मी ने मुंह जुबानी कर लिया। अपनी बात खत्म करके वह बोला, मैं अब चलता हूं, अपनी जान के साथ वक्त बिताना है। कहकर वो बेहयाई से उठकर वापस जाने लगी। उसके पुष्ट अंगों को देखकर गुलशन की अम्मी सोचने लगी, यही जवानी ही उसके लिए कातिल बन गई थी। जिन्नात हर वक्त उस पर हावी रहने लगा था, उसकी खूबसूरती को नोच रहा था जो सिर्फ वो जानती थी। क्या करती, करा कर रह जाती थी। वो अपने कमरे में चली गई, पर पीछे खौफनाक सन्नाटा छोड़ गई थी। 5 बज रहे हैं, फज्र का वक्त था। गुलशन की अम्मी ने वजू बनाकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से सबकी खैरियत की दुआ मांगी। रात को गुलशन पर हावी जिन्नात अपनी गुलशन के साथ शादी के लिए उतावला हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहा था। फिलहाल उसकी बात को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। उसने जिन्नात को साथ देने पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। साथ न देती तभी जिन्नात अपनी मनमानी करने वाला ही था, और वह जिंदा रहेगी तो इस मुसीबत का कुछ हल ढूंढ पाएगी। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई, हमें आज मौत मांगी, वो भी मुकर कर चल दी हमसे। मौसम बेपरवाह, थाक भी बरस जाता था तो कभी ठंड का समा बांध लेता था। खलील जब अपने प्यार के बारे में सोचता था तो बरबसी आंखें बरस जाती थी। उदासी और उलझनों के बोझ तले वो दबता सा जा रहा था। उसे लग रहा था जिंदगी में कोई नहीं था, अपना प्यार भी अपना नहीं था। बार बार वो दूर रहने की धमकी देता था, ऐसा प्यार जिसको अपनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। कौन करता है आज के दौर में ऐसी मोहब्बत? जब अपने प्यार के लिए जान देने की बारी आती है तो प्रेम का दावा करने वाले अच्छे से अच्छे लोग मुकर जाते हैं। खलील वैसा बिल्कुल नहीं था। किस्मत ही उसकी खराब थी जो लोग उसे बारी बारी छोड़कर जा रहे थे। दिमाग पर काफी बोझ लग रहा था, नसें फट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े विस्फोट से दिमाग फट जाएगा और सब कुछ खत्म एक लम्हे में। मगर ऐसा भी तो नहीं हो रहा था।
काफी सोचने के बाद गुलशन और घर वालों को ये कहकर निकल गया कि दोस्तों से मिलना है। आज वो अपनी लिनिया लेकर निकला था। न जाने कितने दिन हो गए थे अपनी कार की सवारी किए हुए। उसको याद आया, गुलशन के मिलने से पहले जिया बहुत सी बार उसके साथ ड्राइविंग पर आई थी। जिया की कमी उसे आज महसूस हो रही थी। कम से कम वो एक अच्छी दोस्त तो थी। जिंदगी ने एक सबक दिया था उसे, कभी किसी की अवहेलना न करे। न जाने किसका कंधा कब रोने के लिए काम आ जाए। जिया के घर पहुंचा तो उसके दादा दादी को घर में पाया। जिया कहीं नजर नहीं आई। उसका दिल धक्क से रह गया। दादा दादी सुन बैठे थे। जिया को घर में न पाकर जब वो दादा दादी के पास आया तो दोनों की आंखें भर आई थी। क्या हुआ दादी? जिया कहाँ है? हृदय में घबराहट महसूस करते हुए खलील ने पूछा था। दादी ने अपनी भर्राई आवाज में कहा, बेटे, जब से आपकी शादी हुई वो बेजान सी हो गई थी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। आखिरी बार वो जब से गुलशन से वो मिली थी, काफी परेशान रहने लगी थी। बात बात पर गुस्सा करती थी और रो देती थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार हम तुम्हें ही मानते रहे हैं, पर बेटे, अब हमें लगता है सिर्फ इतनी बात नहीं थी, कुछ और भी बात थी। कई बार उसको नींद में बुदबुदाते हुए सुना था, हमने की, हमसे पाप हुआ है दादी, बड़ा अपराध हुआ है। और कभी कभी वह नींद में चिक कर बैठ जाती थी। हम कुछ पूछते तो रोती थी। कितने दिनों से उसका रो रो कर बुरा हाल था बेटे। दादी जिया के बारे में बताते बताते टूट सी गई थी। मुझे जिया ने पहले कभी बताया नहीं ये सब। कुछ बातें समझनी पड़ती है मेरे बच्चे, हर बात का जिक्र किया नहीं जाता। उसके प्यार को तुमने महसूस किया होता तो आज उसका ये हाल ना होता। क्या हुआ है जिया को, और वो कहाँ है दादी? खलील परेशान सा हो उठा था। जिया के लिए इतना अब अपनापन क्यों? वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जहर खा लिया है उसने। देखना नहीं चाहोगे क्या? खलील उछल पड़ा। दिल जोरों से पसलिया को टकराने लगा था। मैं जिंदा हूं आज तो तेरी वजह से। ऐ दिल, मुझे तो आजमाया ना कर। अस्पताल निकलते वक्त खलील ने अम्मी को कॉल कर दी थी कि उसे आने में जरा देर होगी, गुलशन को बता देना। पर सामने से अम्मी ने बताया कि गुलशन तो उसके घर से निकलते ही बाहर निकली है, किसी को कुछ बताए बगैर। खलील को हैरत जरूर हुई, मगर आसपास ही कहीं होगी ये सोचकर दिमाग पर जोर नहीं दिया था। इधर दादी की बात सुनकर खलील खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझने लगा। अपनी प्रेमिका अपनी न थी, और जो उसको प्रेम करती थी वो खुद को बिखरा हुआ समझकर झेर निगल चुकी थी। दादी को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल काफी बड़ा था, मगर दादी की वजह से जिया को ढूंढने में दिक्कत न हुई। स्पेशल वार्ड की एक बेड पर वो लेटी हुई थी। दादी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। फिलहाल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसका पूरा बदन फूल गया था, चेहरा लाल हो चुका था। बदन पर छोटी छोटी घमोड़ियां जैसी फोड़ियां निकली थी। ये सब कैसे और क्यों हुआ दादी? खलील की आवाज सुनकर जिया ने आंखें खोली। वो खलील को देखकर घबरा गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके हाथ में सिरींज लगी थी, फिर भी वह खलील को बाहर जाने का इशारा कर रही थी। खलील समझ गया था कोई तो ऐसी बात थी जो जिया जानती थी, मगर अब डर रही थी। दादी ने बताया कि इसने जहर पिया। वो बात का अच्छा हुआ, मुझे पता चल गया और मैंने फौरन ऑटो में इसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने इसे वॉमिट करवाकर जहर निकाल दिया है, मगर कुछ तो असर बाकी रहना था। सो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी बेटे। डोंट वरी दादी, आप घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा इसे। जिया की आंखें झील मिला उठी। खलील ने जैसे एक अधिकार से कहा तो जिया की पलकों से पानी बहने लगा था। खलील की समझ में यह बात आ चुकी थी कि जिया जिन्नात से खौफ खाई हुई है शायद, पर जिन्नात जिया को नुकसान क्यों पहुंचाएगा भला? वो बात उसके भेजे में नहीं घुस रही थी। खलील ने जिया की भीगी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या बात है जिया, तुम कुछ बताना चाहती हो? क्या बात है जो आप हमसे छुपा रही थी? जिया ने इशारे से कागज कलम मांगी। खलील ने तुरंत एक कागज और कलम की व्यवस्था की। जिया ने अपने कांपते हाथों से लिखा, मैं गुनहगार हूं, मेरी वजह से गुलशन की जान जिन्नात के कब्जे में है। उसकी मां की आंखों में मैंने जिन्नात का खौफ देखा था। तब जब गुलशन के अब्बू की जान गई, उन्हें भी मेरी वजह से ही जान गंवानी पड़ी। मैं जानती थी कि जिया जिन्नात भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी। सो उस दिन मेरे चाचा की लड़की जो जिन्नात के साए में थी, उसको दिखाने गुलशन को मैं साथ ले गई।
गुलशन ने उसकी बेटों की हरकतों को अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर कैद किया और तभी से वो इसके साथ आ गया था। या अल्लाह, खलील ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं। तुम वीडियो बनाती तो वो तुम्हारे साथ भी आ सकता था। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती थी? मुझसे प्रेम करती हो ऐसा? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। खलील ने पहली बार जिया से अपना चेहरा छुपाया। उसके लिए प्यार उसकी आंखों से बहने लगा था। चलो दादी, कौन सा डॉक्टर? इसका इलाज कर रहा है, मैं उसे मिल लेता हूँ। दादी ने डॉक्टर माथुर का नाम दिया। खलील वहां से सीधा डॉक्टर माथुर को मिलने गया। तभी वहां गुलशन ने कदम रखा। जिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुल्तान की परखों निगाहों ने ताड़ लिया था। खुशहाल रहने वाला लड़का अचानक चुप हो गया था। वजह जानना जरूरी था, कहीं ऐसा ना हो कि बात फिर आपे से बाहर निकल जाए। सुल्तान भी बिना बताए घर से बाहर निकल गया। खलील दोस्तों से मिलने का बहाना करके कुछ और ही फिराक में था। बात जो भी थी वह पता करके रहेगा। गुलशन और खलील के बीच अनबन थी, दूरी थी। उसकी तह तक जाने का फैसला करके सुल्तान सीधा गुलशन के मैके पहुंच गया। इस वक्त घर के भीतर जाना वाजिब नहीं था, तो उन्होंने कटहरे में से ही आवाज लगाई, सायरा जी, कोई है घर पर? अस्सलामुअलैकुम। सलाम करती हुई समधन की देवरानी बाहर आई। आइए संबदी जी, अचानक कैसे आना हुआ? वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मूल बात को दबाते हुए कहा, बहुत जरूरी बात पूछनी है हमें समधन जी से। मगर कश्मकश में थी कि ऐसे हालात में कैसे मिले जब वो पर्दे के दिन गुजार रही है। ऐसी क्या बात है? देवरानी को जिज्ञासा हुई। वो सिर्फ उनको ही बता सकता हूं। ठीक है, मैं भीतर पर्दा लगा देती हूँ, पर्दे की बाहरी तरफ से। जो पूछना है पूछ लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्दा लगाकर सुल्तान को पर्दे के करीब बुला लिया। आप बात कीजिए, मैं अभी आई कहकर उसकी देवरानी बाहर चली गई। सुल्तान ने सलाम की। घबराई हुई आवाज में उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, आपको यहां नहीं आना था, आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी क्या बात है, मैं वही जानने आया हूं। खलील भी बहुत परेशान है। आपके शौहर की मौत के बावजूद आपने निकाह भी करवाया। इसी बात में कहीं झोल था। काश मुझे पहले समझ में आ जाता। प्लीज समधी जी, अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। बस आपकी सलामती की फिक्र है। मुझे आप यहां से चले जाइए। असगर यहां से आगे की नुक्कड़ पर रहता है। आप उन दोनों को फौरन मिलिए और पूछ लीजिएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। फिलहाल जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दीजिए। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। फौरन सुल्तान वहां से निकल गया और तेजी से चलते हुए असगर के घर पहुंचा। दरवाजा ठोका। कुछ देर पश्चात ही दरवाजे के बीचों बीच असगर खड़ा था। वह एक दुबला पतला सा सांवला आदमी था। सुल्तान को पहचानते ही सलाम की और आइए। सुल्तान भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? सुल्तान ने सलाम का उत्तर देकर कहा, मैं कुछ जानना चाहता हूं। जी कहिए, आपकी बेटी के साथ कैसा हादसा हुआ था? असगर की आंखें सिकुड़ गईं। सब ठीक तो है ना भाईजान? ठीक कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है। बात आज से 10 साल पहले की है। असगर अतीत के अंधेरों में देखता हुआ बोला।